हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बीपीएससी 65वीं बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। यह जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है और ये राज्य व्यवस्था का है। क्वेश्चन है, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद एक गैर मतलब संप्रभु संपन्न विधि निर्मात्री तो है, लेकिन वो गैर है। इस पे समीक्षा करना है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को इसका जब जवाब देना है तो सबसे पहले संप्रभुता क्या होता है उस पे हम लोग चर्चा करना चाहिए। फिर उसके बाद बताना चाहिए कि संवैधानिक में क्या क्या दायरे दिए हैं और क्या क्या बातें कही गई है। फिर उसके बाद जब हम लोग इसका समीक्षा करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारे केसेस जो हुए हैं उसकी मदद लेकर ही हम लोगों को उसकी व्याख्या करना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका सटीक और अच्छा उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। भारतीय संसद संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था है या गैर प्रभु संपन्न, इसके लिए प्रभुता शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, संप्रभु का जो है उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में प्रभुता या संप्रभु का अर्थ सर्वोसर्वा अर्थात जिसके ऊपर कोई न हो, संप्रभु के आदेशों को मानने के लिए सभी बाध्य हो और वह किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो हम लोगों ने संप्रभु का मतलब समझ लिया कि संप्रभु का होता है सर्वोसर्वा। इसके अंदर क्या होता है कि वो सबसे ऊपर होता है, उसका सब आदेश मानेगा लेकिन उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि उसका नहीं मानने के लिए। तो ऐसा संप्रभु वाला कौन है? तो विश्व में ब्रिटेन का संसद संप्रभु है, क्योंकि इसके बनाए गए कानून को किसी भी संस्था निरस्त नहीं कर सकती है। लेकिन भारत में संसद के बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन होता है और कोर्ट उसके बनाए गए कानून को निरस्त भी करता है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि भारत में क्या है कि न्यायिक पूर्वावलोकन है। तो उसके तहत क्या होता है कि जो संसद ने कानून बनाया, अगर वह मूल ढांचा को प्रभावित करता है तो वहाँ पे न्यायिक पूर्वावलोकन कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में मिनर्वा मिल केस। तो मिनर्वा मिल केस जो 1980 ईस्वी में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जो अनुच्छेद 368 में जो कानून है वह सम्मत नहीं है, क्योंकि यह न्यायिक पूर्वावलोकन को क्या करता था, समाप्त करता था। तो उसी में है कि मिनर्वा केस जो है उसमें क्या है कि अनुच्छेद 368 में किए गए संशोधन को निरस्त किया गया था, जो न्यायिक पूर्वावलोकन के अधिकार को खत्म कर रहा था। अतः सैद्धांतिक और कानूनी तौर पर भारत में संसद प्रभुत्व संपन्न विधि निर्माती संस्था नहीं है, यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। तो हम लोगों ने समझा कि जो सैद्धांतिक है और कानूनिक तौर पे कि भारत का जो संसद है वो क्या संप्रभु नहीं है, ये हम लोग सैद्धांतिक तौर पे समझ गए। लेकिन परंतु 70 वर्ष के संविधान के गत्यात्मक पहलू की गतिविधियों पर भी गौर करना आवश्यक है। सैद्धांतिक तौर और कानूनिक तौर पर तो हम समझ गए कि संप्रभु नहीं है, संसद उस पर पुनर्विचार पुनर्वलोकन करेगा। लेकिन 70 वर्ष में क्या क्या घटनाएं हुए उससे हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह तथ्य जो कहा गया है वह कब तक, वह कहाँ तक उचित है और कहाँ तक सिद्ध हो रहा है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि यदि पिछले 70 वर्ष में हुए संवैधानिक कानूनों के विकास पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि मेनका गांधी केस जो 1978 में हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की प्रतिक्रियात्मक पहलू की तार्किकता की जांच करना शुरू किया। तो हम लोगों ने जाना कि जो मेनका गांधी केस 1978 में सुनवाई हुआ था, उसमें ही पहला बार जो सुप्रीम कोर्ट है वह सरकार के विपक्ष में इसका प्रत्युत्तर आया था। तो उसमें क्या हुआ, उसके बाद में मिट्ठू बनाम पंजाब केस में
भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि यह न्यायाधीशों को विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है। गौरतलब है कि धारा 303 भारतीय दंड संहिता एक मौलिक कानून है जिसे निरस्त किया गया। तो मिट्टू बनाम पंजाब राज्य का जो 303 धारा है, इसमें धारा 302 में बोलता है कि अगर कोई आदमी अगर किसी का मर्डर करता है, किसी को मृत्यु करता है, किसी का मौत कर देता है, तो वहाँ पे क्या है कि उसे 2 प्रकार की सज़ा मिलेगा, या उसको मौत का सज़ा मिलेगा या फिर आजीवन कारावास। लेकिन धारा 303 में सिर्फ उसे मौत का ही सज़ा मिलेगा, जिस वजह से न्यायाधीशों का विवेकाधिकार को जो शक्ति है वो प्रावधान नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उसे गैर संवैधानिक घोषित करने का फैसला लिया। तो इस तरह कहा जा सकता है कि मेनका गांधी केस के पहले भारतीय संसद एक संप्रभु विधि निर्मात्री संस्था की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन मेनका गांधी और आरसी कपूर के केस के बाद भारत में अमेरिकी विधिक प्रक्रिया को संविधान द्वारा प्रदत्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर अपनाया गया और इस तरह संसद द्वारा पारित विधि को न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन केसों के माध्यम से हम लोग समझ गए कि जो मेनका गांधी से पहले जो जितने भी हुए, तो उस समय संप्रभु कौन था? उस समय संप्रभु संसद थी। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद न्यायालय क्या कर रहा है, इंटरफेयर करने लगा। वह अपना पुनर्विलोकन का जो है वह अपना अधिकार को किया, जिसमें कि हम मेनका गांधी केस में भी देख लिए, आरसी कपूर केस में भी हम लोगों ने देखा। आरसी कपूर केस 1970 में हुआ था। आरसी कपूर केस में क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में, तो उसे अवैध घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रही है। तो इस तरह कह सकते हैं कि पहले क्या था कि ब्रिटेन के तरह, ब्रिटेन में क्या है कि जो वहाँ का संसद बना दिया वही सर्वोसर्वा हो गया। लेकिन अमेरिका में क्या है कि अगर वहाँ पे की संसद कुछ बनाती है तो वहाँ पे पुनर्विलोकन होता है, उस पर समीक्षा होती है, क्या वो सही बनाई है या नहीं बनाई है। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करेंगे। 2017 में ही 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा बहुत सारे कानूनों को निरस्त किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित केसों का अवलोकन किया जा सकता है, जैसे सायरा बानो केस। सायरा बानो केस किससे रिलेटेड? ट्रिपल तलाक से। नवतेज सिंह जोहर केस, ये किससे रिलेटेड है? ये समलैंगिक विवाह से रिलेटेड है। फिर जोसेफ शाइन केस है, और शबरीमाला केस जो धार्मिक स्थल से संबंधित है। उन लोगों पे भी संसद जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर निर्णय लिया, अहम निर्णय लिया, सख्त निर्णय लिया, जो कि सरकार के संसद के खिलाफ थी। इसके साथ ही केशवानंद भारती केस से एक और गत्यात्मक पहलू गौर करने योग्य है। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकार यानी संविधान के भाग 3 में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में 24वां संविधान संशोधन 1971 को पारित कर इस संबंध में संसद ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि संसद दिखाती है कि हम सबसे मजबूत हैं, हम सर्वोच्च हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट दिखाती है कि हम सर्वोच्च हैं। तो गोलकनाथ केस जब हुआ था तो उसमें डायरेक्ट खारिज कर दिया गया था कि मौलिक अधिकार में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें फिर युक्त तो उसमें बोला कि मौलिक अधिकार में आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा को बिना अहित पहुंचाए। तो वहीं पे क्या हुआ कि 24वां संविधान संशोधन का न्यायिक पूर्वावलोकन केशवानंद भारती केस में हुआ, जिसमें संशोधन को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया, बल्कि संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक अंकुश के साथ कि संविधान की मूल संरचना को संसद संशोधन द्वारा नहीं परिवर्तित कर सकती है। तो समझ गए फ्रेंड? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मूल संरचना को नहीं। अब मूल संरचना क्या है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया, वो बाद में बोलते हैं कि समय आने पर हम बताएंगे। अब आगे हम समझेंगे कि अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न निवारक
व निरोध अधिनियम 1989 की कुछ उपबंधों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्यवहारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि जितने भी केसेस हैं उससे दिखा रहे हैं कि वो गैर संप्रभु कैसे है। जो संसद निर्माता करती है, कानून बनाती है, वो गैर संप्रभु कैसे है, कैसे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा है। हम सिर्फ अपने बातों को नहीं लिख सकते, अपने बातों को अगर ठोस रूप से प्रस्तुत करना है तो हमें केसेस को उठाना पड़ेगा, तो हमें बार बार केसेस को यूज करना पड़ेगा। बाद में, अब सुनिए आगे क्या होता है, बाद में संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संशोधन द्वारा निष्प्रभ कर दिया गया। तत्पश्चात इस संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा किए गए संशोधन को वैध ठहराया और पुरानी व्यवस्था को इस संबंध में स्वीकार किया, परंतु इस पर भी यदा कदा सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े होते रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निरोध अधिनियम 1989 पे जब उस पे निरस्त कर दिया उसको व्यवहारिक रूप से, तो फिर संसद ने उसको संशोधन करके प्रस्तुत किया। तो संशोधन करके प्रस्तुत किया, जब उसको ठीक लगा सुप्रीम कोर्ट को तो उसको मान लिया। लेकिन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कान खड़े रहते, इसका कहने का मतलब है कि वो हमेशा देखते रहते कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है। अब आगे समझेंगे कि इसी तरह इंदिरा साहनी 1992 के केस में अनुसूचित जाति व जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण को अवैध ठहराया। फ्रेंड्स, इसमें भी क्या हुआ कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप पदोन्नति मतलब प्रमोशन आप ऐसे नहीं कर सकते। आप स्टार्टिंग में SC ST को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन बाद में SC ST के तहत नहीं होगा, उसका देखा जाएगा उसका कितना काबिलियत है, उसके हिसाब से किया जाएगा। संसद ने 85वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) जोड़कर इसे वैध बना लिया। तो संसद के पास क्या है? संशोधन, सबसे बड़ा हथियार। और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या हथियार है? न्यायिक पूर्वालोकन। तो दोनों अपना अपना हथियार को यूज करके कोशिश करता है कि दर्शाए कि सर्वोच्च कौन है। तो फिर क्या किया कि उन्होंने अवैध ठहराया तो संशोधन करके ये वैध बना लिए। फिर M नागराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सीमाओं के साथ इस संशोधन को स्वीकार कर लिया। तो ये संशोधन किए, फिर यहाँ पे और केस आ गया, पूर्वालोकन हुआ, लेकिन इसको संशोधित करके फिर से मान लिया गया। अतः यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट संसद की निरंकुश शक्ति पर अंकुश लगाता है। तो हम लोग भी समझ गए कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो संसद है, अगर निरंकुश शक्ति जिस पे है कि कुछ भी कर सकता है, तो उस पर अंकुश लगाने का कार्य कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसे भी कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डनर, वह सबको संरक्षण करता है। फिर समझते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 13, 32 और 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान होती है कि यदि संसद द्वारा लाए गए किसी भी विधेयक से मूल ढांचे का हनन होता है तो उसे वह अवैध घोषित करती है। तो ये संविधान में अधिकार दिया गया, आर्टिकल 13 में दिया गया है कि आप मूल अधिकार में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। 32 में कहा गया कि अगर कोई भी आम जनता को लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को कुछ है, वह सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकती है। 226 में कहा गया कि वह डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकती है। इस तरह की दिए गए हैं प्रावधान। परंतु कोर्ट भी यह मानता है कि भारतीय लोकतांत्रिक संस्था में संसद की आवाज़ यानी जनता की आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में समझा कि भारतीय संसद जो कि एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, ये कहना पूरा उचित नहीं होगा, लेकिन अगर वह कुछ सख्त हो रहा है, वो अगर मनमानी कर रहा है, तो उस पर अंकुश लगाने का काम कौन करता है? वह सुप्रीम कोर्ट करता है। तो हम लोगों ने फ्रेंड इसमें क्या किया, इसमें हम लोगों ने 15 केसेस का जिक्र किया, जिसमें कि मिनर्वा मिल केस का जिक्र किया, मेनका गांधी केस का, मिट्ठू बना पंजाब राज्य का, RC कूपर केस का, केशवानंद भारती केस का, सायरा बानो केस, नवतेज सिंह जौहर केस, जोसेफ साइन केस, गोलकनाथ केस, समरीवाला केस, इंदिरा साहनी केस। तो हम लोगों ने क्या क्या केस के माध्यम से ही अपने जो आंसर है उसको और मजबूत करने का कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, आप भी कोशिश करिए कि जितने भी केसेस हैं जो जिसमें फिट हो रहे हैं उसको जानें और उसको उसमें सम्मिलित करने का प्रयास करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।